दोस्तों इनकलाब समाचार के इस प्लेटफॉर्म पे मैं शाकिर रज़ा खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और आज के शो में हमारे साथ में नागपुर शहर के 3 ऐसे धुरंधर पत्रकार मौजूद हैं जिनके खड़े होते ही बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है, जिनका चेहरा देखते ही अच्छे अच्छे लड़खड़ा जाते हैं और जो जब माइक लेके बड़े से बड़े नेता के सामने आते हैं तो नेता के चेहरे की झुर्रियाँ उड़ जाती है, हवाइयाँ उड़ जाती है। ऐसे 3 पत्रकार आज हमारे साथ में लोकसभा चुनाव 2024 के विश्लेषण के लिए हाजिर है और लोकसभा चुनाव 2024 के विश्लेषण का ये तीसरा एपिसोड है जिसमें हम आप आज चर्चा करने जा रहे हैं। और आज हमारे साथ जो मौजूद है वो चुनाव के रिजल्ट पर चर्चा करने के लिए 3 नागपुर शहर के बड़े यूट्यूबर्स, बड़े पत्रकार जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है पत्रकारिता में, उनसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ में जो लोग मौजूद हैं हम उनका तारुफ आपसे कराते चले। मैं कराऊँ इससे बेहतर है क्योंकि मेरे पास लफ्ज़ कम है और इनके जो तारुफ है वो बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि ये अपनी ज़ुबान से अपना परिचय दे ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो सबसे पहले शुरू करते विजय भाई आपसे। नमस्कार, मैं विजय खौसे हूँ और मेरा जो है WH न्यूज़ डिजिटल जो ये प्लेटफॉर्म है मैं नागपुर से चलाता हूँ। करीबन 3,27,000 मेरे सब्सक्राइबर है और करोड़ों लोगों ने मुझे अब तक देखा है। तो विजय भाई 3,27,000 सब्सक्राइबर के साथ में WH न्यूज़ के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और चुनाव के दौरान में बहुत जगह आपने इनको देखा है, बहुत जगह पे दौरे किए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे और अमित भाई हमारे कह रहे थे कि इस उम्र में इतना दौड़ना ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। और हमारे साथ एक और सीनियर पत्रकार मौजूद है लुनारे जी। तो मैं लुनारे जी से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना परिचय दें। दर्शकों नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे, मेरा IBM TV9 के नाम से यूट्यूब चैनल है और करीब करीब लाखों लोगों तक के मैं पहुंच चुका हूं अभी और मेरे 10,000 के करीब अभी सब्सक्राइबर है। लुनारे जी के 10,000 सब्सक्राइबर के साथ साथ हमें आपको ये बता दूं कि पत्रकारिता का एक लंबा सफ़र आपने तय किया है। कलम की धार है, इनकी कलम की धार इतनी तेज़ है कि जब लुनारे जी लिखते हैं तो पढ़ने वालों की रूह कांपती है। ऐसा लुनारे जी का पास्ट जो कैरेक्टर रहा है वो ये रहा है। और हमारे साथ में एक यंग डायनामिक शख्सियत भी मौजूद है। यंग डायनामिक शख्सियत ने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और पत्रकारिता के अंदर में यूट्यूब चैनल की एक अलग पहचान नागपुर शहर में बनाने में इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। इनका नाम है अमित भाई। अमित भाई आप अपना है तो परिचय थोड़ा सा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इनकलाब समाचार का। मेरा नाम अमित वांद्रे है। मैं नागपुर समाचार 24 के नाम से अपना फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम चलाता हूँ। फेसबुक मेरे 3.5 लाख फॉलोअर्स है। यूट्यूब पे मैंने काफ़ी लेट काम चालू किया। अभी इसमें मेरे खुद के इंडिविजुअल नाम अमित वांद्रे नाम के 11,000 और नागपुर समाचार के नाम पे तकरीबन 7,000 फॉलोअर्स है। इंस्टाग्राम पे 28,000 के तकरीबन मैं काम कर रहा हूँ और पिछले 2019 से मैंने अपना ऑनलाइन चैनल चालू किया है। तो इन 5 सालों में अमित भाई ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है नागपुर शहर के अंदर। लोकसभा चुनाव को बहुत नज़दीक से इन तीनों कर्मठ पत्रकारों ने देखा है। लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत काम किया है, नागपुर में ही नहीं बल्कि नागपुर से बाहर जाकर भी अलग अलग जगहों में, छोटी छोटी जगहों में भी और बड़ी जगहों में भी जाके लोगों से मिले हैं, चुनाव को बेहतर तरीके से समझा है। ये जो चुनाव का नतीजा आया है उस पर आज की हमारी चर्चा है और चर्चा का आरंभ मैं करता हूं। तो ओपनिंग रिमार्क्स लेते हैं। पहले सबसे सीनियर व्यक्ति जो है लुनारे जी हमारे, उनसे ओपनिंग रिमार्क्स लेते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में, खास करके महाराष्ट्र के बारे में मैं बताना चाहूँगा। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी यानी महायुति की जिस प्रकार से हार हुई है उसको यानी उनको विचार करने लायक है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव हुआ वो संविधान को लेके हुआ और जो जिस प्रकार से तोड़ मोड़ की राजनीति इस महाराष्ट्र में हुई उसका विपरीत परिणाम महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। दोस्तों लुनारे जी और हमारे साथ मौजूद तीनों पत्रकार जो है डिजिटल वर्ल्ड के चैंपियंस हैं नागपुर शहर के, और डिजिटल वर्ल्ड के चैंपियन के साथ साथ ये नफ्स पकड़ते हैं सियासत की उस नफ्स पर आगे बात करते हैं और ओपनिंग रिमार्क्स लेते हैं विजय भाई से।
निश्चित रूप से जो पहले बात महाराष्ट्र की करेंगे जी, क्योंकि महाराष्ट्र का बड़ा रोचक चुनाव हुआ है। जी, शुरू में भक्तों को लगता था कि ये जो पूरा चुनाव है वो एक तरफा जाएगा, यानी और बात भी चल रही थी नेताओं की कि 45 पार, ये बात चल रही थी। मगर ग्राउंड लेवल पे जो अलग स्थिति थी, क्योंकि मैं पूरा महाराष्ट्र घूम चुका था और मैं महाराष्ट्र घूमने के बाद में मैं खुद लोगों की राय लिया। मैं नेताओं से नहीं मिला हूँ, नेताओं के यहाँ पे गए नो। एक वर्धा का नेता अगर छोड़ दिया, खासदार सांसद जो थे अपने तड़स, उनका इंटरव्यू मैंने लिया, बाकी नेताओं को गए नहीं, क्योंकि नेताओं के पास जाएंगे तो अपनी बात करेंगे। क्योंकि सांसद रामदास तड़स की जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं 2 लाख मतों से चुन के आऊँगा, पर दूसरे दिन से जब मेरे वीडियो गए ग्राउंड के, तब मैंने मेरे पोल में बता दिया था कि ये सीट वहाँ उनके हाथ से चलेगी। उसके बाद में मैं पूरा महाराष्ट्र का दौरा किया हूँ, महाराष्ट्र में मैंने लोगों की प्रतिक्रिया ली है। उसके बाद में मैंने मेरा खुद का सर्वे मैंने डाला है, एग्जिट पोल। एग्जिट पोल महाराष्ट्र का अंदर का डाला था। महाराष्ट्र के अंदर में मेरे एग्जिट पोल में मैंने 39 जो सीट्स है, 39 सीट पर मैंने महाविकास आघाड़ी को दी थी, और केवल जो है 8-9 सीट जो है ये महायुति को दी थी मैंने। जब मेरा ये एग्जिट पोल चला गया तो सारे लोगों को वो मजाक लगी। कई लोगों के मेरे को फोन आए कि एग्जिट पोल से मिलते हुए आ रहे। उसके बाद में मैंने देश का भी मैंने सर्वे डाला फिर तो देश का भी सर्वे मैंने उसी तरीके से डाला था। मैंने ये दोनों मेरे सर्वे जब डाला था तो लोग कुछ हंसने लगे थे, पर सच्चाई जिन जिन लोगों को पता थी उन लोगों ने मुझे सराहा भी है। मैंने सब लोगों को बताया कि 4 तारीख का रिजल्ट आने दो, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और 4 तारीख में बता दिया कि क्या हुआ करके। और जहाँ तक हमारा सर्वे भी है खरा उतरा है, वो खरा उतरा है। 8-9 सीट का फर्क रहा है, वो तो रहेंगे क्योंकि हमारे पास में उतनी बड़ी टीम नहीं है। 4-5 लोगों में हम जान पूछताछ करके सब वो सर्वे निकाला है, फिर भी बहुत बड़ा वो अच्छा रहा। सबसे बड़ी मेन बात जो है ये भारतीय जनता पार्टी की जो महाराष्ट्र के अंदर में करारी हार हुई, ये भारतीय जनता पार्टी को चिंतन करने वाली बात है। हमने पहले ही कहा था कि मैंने तो पहले ही कहा था कि महाराष्ट्र विदर्भ के अंदर में, मैंने विदर्भ का सर्वे जब दिया तो 2 सीट विदर्भ में आएंगी, कंफर्म आएंगी। तो मेरे सर्वे में मैंने भंडारा दिया था, भंडारा सीट, और एक नागपुर सीट दिया था। तो मेरा थोड़ा अंदाज चुका, वो अकोला सीट आ गई, तो वो तो चलते ही रहता उतना। अब करारी हार क्यों हो गई, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे हुआ है। तो उसी के ऊपर में मैंने लोगों से बात की है। तो जब सवाल पर हम आते हैं विजय भाई, उससे पहले अमित भाई का एक ओपनिंग रिमार्क लेंगे। और अमित भाई ने जिस तरीके से नागपुर की नब्ज पकड़ी थी, नागपुर के चुनाव को समझा था, उस हिसाब से नागपुर में गडकरी साहब को अमित भाई के चुनावी विश्लेषण के हिसाब से क्या परफॉर्मेंस की उम्मीद थी और क्या रिजल्ट आया है। तो अमित भाई आपका ओपनिंग रिमार्क्स क्या रहेगा इसमें? जी, सबसे पहले शुक्रिया, आपने हमें बुलाया है और आपके चैनल पे डिस्कशन के लिए बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सवाल पूछा नागपुर के बारे में, तो जब मैंने अपने चैनल के बारे में या फिर खबर डालने की शुरुआत की, तब मैंने सोचा कि लोगों से जाके डायरेक्ट पूछते हैं। और जिस तरह से पूरा मीडिया जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो वन साइड दिखा रहा था, और कुछ जो नागपुर के स्थानिक पत्रकार थे वो ग्राउंड रियलिटी महाल में जाके इस तरह से पूछ रहे थे कि हमारा खासदार कैसा हो, नितिन गडकरी जैसा हो। मतलब पत्रकारों ने इस तरह से बात करना, प्रवक्ता बन गए थे पत्रकार, जो प्रचारक हो रहे थे। इस तरह से बात करना अपने आप में एक सवाल था। तब तक मैंने अपना माइक चालू ही नहीं किया था लोकसभा के लिए। लेकिन तब मैंने सोचा कि जाना चाहिए, क्या वाकई जो ये नागपुर के पत्रकार और जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार बता रहे हैं, क्या वाकई ऐसी स्थिति है। तो मैं जब पत्रकारिता, जब उसी समय मेरे ख्याल से मैंने अपना पत्रकारिता जब चालू किया लोकसभा के लिए, तो गडकरी जी के ऑफिस का उद्घाटन था। उस उद्घाटन में गणेश पेट वाले तो उन्होंने कहा कि मैंने नागपुर में 75% लोगों को 24/7 पानी दे दिया। उसी के दूसरे दिन मैं फडणवीस जी जहाँ से मुख्यमंत्री बनते हैं, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से मुख्यमंत्री बने, उसी क्षेत्र में गया और मैंने पूछा लोगों से कि क्या वाकई 75% आपको मतलब 24/7 पानी आता है। तो जो रिजल्ट आया, अब मेरे ख्याल से मेरा एक वीडियो जो है 3.5 मिलियन तक लोगों ने देखा इंस्टाग्राम पे।
फेसबुक पे बहुत उसमें कई बढ़िया, लाखों लोगों ने देखा। हाँ। तो उसमें क्लियर हो गया कि गडकरी जी जो कह रहे हैं वो धरातल पर तो नहीं पहुंचा, सच वहां नहीं तक है। तो वो सवाल, वो जो बात गई है तो वो सच तो नहीं हुई। और जो उसके तो बाद अमित भाई, इसमें ये भी तो होता है ना, नेता कभी ना बोले सच्चा। नहीं, गडकरी जी के बारे में हम ऐसा नहीं बोल सकते। गडकरी जी आप सबको पता है कि एक बहुत बड़े नेता है, सुलझे हुए नेता है और नाक तोल के बोलते हैं। ठीक है, इलेक्शन में जो दावे किए जाते हैं वो हमेशा ही 100% सच नहीं होते हैं। हाँ। और हम जैसे पत्रकार जो विरोध प्रवाह में जाते हैं, विरोधी प्रवाह की पत्रकारिता करते हैं, हमारी भूमिका तो विरोध में ही होना चाहिए ना। हाँ, तो आज अगर हम करते हैं तो हमको कांग्रेस का प्रवक्ता कहा जाता है ना, ये तो समझ लीजिए। जनता ने ये छोड़ दिया है, जनता को आदत हो गई है कि जो 100 लोग कह रहे हैं उसी की तरह आप बोलिए तो आप सही हो। अगर आप 100 में से एक अकेले जाके अगर अगेंस्ट में जाके बात करो तो आप कहीं ना कहीं पैसे लेके खड़े हो। इस तरह के लोगों की मानसिकता हो गई। हम जब पत्रकारिता पढ़ रहे थे, जब मैं 2013 में अपनी पत्रकारिता कंप्लीट किया, तो वो 2-2.5 साल जो मैंने पत्रकारिता किया, तो मुझे बताया गया कि आपको देखना क्या है तो आधा गिलास खाली देखना है। आधा गिलास भरा देखने के लिए सरकार के प्रवक्ता लोग हैं, सरकार की पीआर टीम है, आपको वो नहीं देखना है। वो सरकार ने जो काम किया वो पीआर दिखाएंगे 100%। आपको दिखाना है क्या है कि आधा गिलास खाली है, उसको भरने के लिए सरकार क्या कर सकती है, आपको दिखाना पड़ेगा। अगर हम वो कोशिश करते हैं तो सवाल जब है, अब अंधभक्त सर ने जो यूज किया अंधभक्त, वो हमको गाला गलौज करते हैं। अब जब से मैंने एक्टिव पत्रकारिता करना चालू किया तब से पहले तो ऐसा होता है कि कितना गाला गलौज हुई मुझे लेकर, मेरे परिवार को लेकर, ट्रोल तो होता ही है, परिवार को लेकर बहुत ट्रोल हुआ। पहले मैं ऑफेंड होता था, उसके बाद मैंने समझ लिया है कि अगर जो गालियां दे रहे हैं उसके बाद में जो मेरे समर्थक है वो उनको गालियां दे रहे तो वो अपने आप में सुलझ लेंगे। मुझे अपना काम करना है, बाकी चीज मुझे नहीं करना है। तो गडकरी जी की बात हुई तो गडकरी जी ने, सबको पता है कि गडकरी जी ये सीट निकाल रहे हैं, लेकिन किसी ने ये तक नहीं बोला कि ये सीट चैलेंज भी हो सकती है। लेकिन जब मैं ग्राउंड पे गया, जब मेरे वीडियोस वायरल हुए, जब लोगों ने देखा, तो पता चला कि नहीं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और भी है। गडकरी जी ने भले ही मिहान के बारे में बात की, गडकरी जी ने भले ही मेट्रो के बारे में बात की, गडकरी जी ने पुल के बारे में बात की, लेकिन गडकरी जी ने पढ़ाई के बारे में बात की थी? कभी नहीं। महानगर पालिका के स्कूल की स्थिति बताई थी? नहीं बताई। आपको महंगाई के ऊपर गडकरी जी ने बात बताई? नहीं बताई। आप जो गडकरी जी जो सारी चीजें बताते, आज कोई भी सवाल यही है कि आज गरीब का तबका 75% 80% लोग जो है गरीब या फिर मध्यम वर्गीय, उनको उन लोगों के लिए गडकरी जी ने क्या किया? मेट्रो ला लिया, उसके लिए शुक्रिया जी। आपने मेट्रो ला लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिहान में कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। लेकिन रोजगार के लिए आपने कितना काम किया? इसके लिए भी सवाल तो पूछना जाना चाहिए। अगर गडकरी जी ने 2 टर्म नहीं काम किया, अगर हम सवाल ही नहीं पूछेंगे, गडकरी जी काम ही नहीं करेंगे। सही बात है, सवाल तो पूछना पड़ेगा। अब गडकरी जी सवाल के माध्यम से तो बताया जाएगा ना कि ये नहीं किया गया करके। हाँ, यही चीज है। अब गडकरी जी इतने बड़े कद्दावर नेता है, उस जैसे उनके बिहाफ में मैं एक छोटा सा पत्रकार यूट्यूब के चैनल चलाता हूँ। अब सवाल पूछ रहा हूँ तो लोगों को वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि ये कौन है आंडू पांडू पत्रकार जो गडकरी जी को सवाल पूछ रहा है ना। और मैंने ये क्लियर कहा था अपने पत्रकारिता जब मैं कर रहा था, तो ये जो सीट है वो इतनी ईजी नहीं होगी। गडकरी जी की लीड 100% कम होने वाली है, हमको क्लियर पता था। लेकिन हम डायरेक्ट बोलना, इसका मतलब ये होता है कि हम किसी चैनल इसके लिए दलाली कर रहे, ऐसा लोग कहते हैं। तो जो सीट गडकरी जी की 70,000 लीड कम हुई, गडकरी जी जीते, उसके लिए अभिनंदन है उनका, लेकिन जो लीड कम हुई उसको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। बिल्कुल। गडकरी जी को पूर्व नागपुर में जो सीट जो परसेंटेज मिला वो बहुत अच्छा है, लेकिन गडकरी जी के जो फडणवीस जी है उनके इसमें लीड कम हुई 20,000 से, उसके लिए आत्मचिंतन करना पड़ेगा। और जो कहा जा रहा था कि आपने उनको निर्विरोध चुना देना चाहिए, नागपुर में तो कोई कैंडिडेट ही खड़ा नहीं हो सकता। विकास जी जब खड़े हुए तब क्या स्थिति हुई कि उन्होंने पिछले बार 4,65,000 नाना पटोले जी लिए, और उसके बाद इस बार 5 लाख की से आगे बढ़ गए, हार के भी जीत गए। इस तरह के लोगों का स्टेटमेंट फिलहाल लोगों का आ रहा है, वोट बढ़ रहा है, वोट बढ़ा है। अगर गडकरी जी ने बहुत अच्छा काम किया होगा तो इनके वोट कम नहीं हो सकते थे, नहीं हो सकते। सही। मध्यम वर्गीय के जीवन के लिए गडकरी जी के काम नहीं के बराबर है। रास्ते बाना, मेट्रो लाया, उसके लिए धन्यवाद। शिक्षा के ऊपर क्या काम किए, रोजगार के ऊपर क्या काम किए, जो बच्चे यहाँ से आईटी पढ़ के मुंबई पुणे क्यों शिफ्ट हुए, उसके ऊपर सवाल करना चाहिए। बिल्कुल सही, वो सवाल हुए। बिल्कुल सही। हमारे चैनल पे विदर्भ आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग आए थे उन्होंने भी यही सवाल उठाया था कि गडकरी जी अगर सब कुछ कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा विदर्भ का बच्चा वेस्टर्न महाराष्ट्र में जॉब के लिए जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? अगर विदर्भ का इतना ही उद्धार कर दिया है, क्योंकि वो उनके अपने जो सवाल थे वो
हमारे ही चैनल से उन्होंने उठाए थे, लेकिन इसका जवाब देने के लिए कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता हमारे यहाँ पे आया नहीं और वो आना भी नहीं चाहते हमारे चैनल पे। पता नहीं क्यों उनको, हम तो सबको इनवाइट करते हैं लेकिन वो हमारे यहाँ पे आना नहीं चाहते, वजह क्या है पता नहीं। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते वक्त में मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आज हमारे साथ में नागपुर शहर के 3 ऐसे यूट्यूब की दुनिया के धुरंधर पत्रकार मौजूद हैं जिनके साथ हम विश्लेषण करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट को लेकर के। तो ओपनिंग रिमार्क्स के बाद में हम आगे बढ़ते हैं, सरकार बनने वाली है या नहीं बनने वाली है, इस सवाल से शुरुआत करते हैं। तो लुनारे जी, क्या लगता है ये जो डाइसी सिचुएशन है इस वक्त में, मोदी जी फिर से है तो उसी रॉब के साथ सरकार में आएंगे या फिर अपोजिशन में जाके बैठने की तैयारी करेंगे? देखिए, अभी जिस प्रकार से मोदी जी को स्पष्ट बहुमत तो नहीं है। नहीं, अभी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी इनके ऊपर सरकार बन सकती है। जी। एक तरफ कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से मोदी जी की चर्चा हुई है जी, चंद्रबाबू नायडू जी से उनसे चर्चा हुई है जी। और चर्चा में कहा गया है कि आपको उप पंतप्रधान बनाया जाएगा। अच्छा, किसको, नीतीश कुमार जी को या नायडू जी को? नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी को एक ऑफर दिया गया। लेकिन दूसरी ओर मैं बताना चाहूँगा आपको कि जिस दिन मतगणना हुई उसी दिन शाम को जब रिजल्ट लगने लगे तो कहा जा रहा कि शरद पवार जी का भी जो यानी एक उनकी भी बात चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी से हुई जी। उन्होंने भी एक ऑफ़र दिया है कि आप हमारे तरफ आ जाओ जी, हम आपको पंत प्रधानमंत्री का यानी न्योता देते हैं कि आप उप प्रधानमंत्री बनो। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी जो मोदी जी से मिलने गए जी, नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए, तो उस प्रकार से 9 तारीख को तो अभी शपथ विधि का यानी उन्होंने तय कर लिए। हाँ। लेकिन 9 को शपथ विधि होगा। हाँ। इसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह निर्माण है क्योंकि वो नीतीश कुमार जी है। हाँ। हाँ। इंडिया गठबंधन जो बनी हुई है जी, इंडिया गठबंधन बनने के कारण नीतीश कुमार जी को सोचने में मजबूर कर दिया, क्योंकि नीतीश कुमार जी ऐसी लग रहा है कि अगर मोदी जी के साथ में जाते भी है और सरकार भी बनाते हैं तो ज़्यादा दिन की सरकार नहीं रहेगी। तो जिस तरीके से 22 साल राज किया है मोदी जी ने, 12 साल स्टेट में और 10 साल सेंट्रल में, तो उनका तो ऐसा सिनेरियो रहा है कि वो ना किसी की सुन के काम करते हैं, ना किसी को बता के काम करते हैं, ना किसी की सलाह से काम करते हैं। मैं बताना चाहूँगा अभी कि देखिए नीतीश कुमार जी ने एक गेंद फेंकी है। अच्छा, अग्निवीर। हाँ, आज देखो अग्निवीर की एक गेंद ही फेंक दी है मोदी जी की। हाँ, अप्लाई कर दिया कि ठीक है हम तुम्हारे साथ बैठेंगे। हाँ। लेकिन अग्निवीर पे मोदी जी आप विचार कीजिए। हाँ। बराबर है उनका, यानी सेना को पंगु बनाने का काम तुमने किया मोदी जी। तो लोनारे जी, अगर मोदी जी अग्निवीर पे पूर्ण विचार करते हैं तो ये जीत तो फिर राहुल गांधी की हो जाएंगी ना, क्योंकि राहुल गांधी ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। जैसी अग्निवीर योजना आई थी तब से उनका एतराज है इस बात पे। देखो युवा नेता राहुल गांधी जी है, उन्हें क्या क्या नहीं कहा विरोधकों ने। हाँ, हाँ। उनको पप्पू तो भी कहा गया, बहुत कुछ, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि उनको पप्पू यानी राहुल गांधी को पप्पू कहना उनको कितना महंगा गिरेगा। आज कोई भी रहे, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं होता है जी। राहुल गांधी जी ने दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं जी। देश में ये लोकशाही है भाई, तानाशाही नहीं है। हाँ। तुमने 10 साल तानाशाही किए जी, जनता त्रस्त थी, इसीलिए 2024 में आपको इस लोकशाही के चुनाव में जी ये लोकतंत्र ने बता दिया आपको कि भाई देख, अगर आप इतने ऊंचे उड़ोगे तो नीचे गिरने में ये जनता जनार्दन है। हाँ। और वो आपको 2024 में दिखा दिया। तो 200 यानी 400 पर। हाँ। यानी मीडिया दिखा रही। हाँ। यानी कौन सी मीडिया? तो प्रधानमंत्री खुद भी तो बोलते थे 400 बताना चाहूँगा, और नरेंद्र मोदी जी भी बोलते थे। हाँ। कि हम 400 पार करेंगे। अरे भाई तुम 400 पार कैसे करोगे? यानी लोगों का मत नहीं जाने, कुछ नहीं जाने, और चैनल वाले भी बता रहे हैं, रीजनल चैनल बता रहा, नेशनल चैनल बता रहा, पूरे मोदी जी के फेवरेबल चैनल बता रहे। उनका एग्जिट पोल देखो,
अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। कहाँ 400 पार हुए? ये नारा क्यों लगा रहे हो तुम? ये नारा उनके लिए बहुत भारी गिरा और जनता जनार्दन ने बता दिया अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार पीएम पद से ही मोदी जी आपको हम हटा देते हैं। मतलब जो अब की बार 400 पार था वो अब की बार 200 पार में आके रुक गया है, यानी जनता ने आपको आधे पे लाके खड़ा कर दिया है, तो जनता ने आपके अहंकार को तोड़ दिया है, ऐसा है तो देश में माना जा रहा है या कहा जा रहा है। तो विजय भाई ये बताइए कि अभी जो सिनेरियो में इंडिया अलायंस है, क्या ये सर्वाइव कर पाएगा या टूटने की कुछ उम्मीद है? नहीं, इंडिया अलायंस टूटने का ये नहीं है। इंडिया अलायंस ने जो निर्णय लिया है जी अभी जी विपक्ष में बैठने का निर्णय उन्होंने तय कर लिया है, क्योंकि अभी तक के हम इतने सालों तक के देखते आ रहे राजनीति को, करीबन कांग्रेस ने जो है ऐसे मतलब तोड़ फोड़ने वाला कभी ये नहीं किया, राजनीति किया। भैया हमको मैंडेट दिया है जनता ने विपक्ष में बैठने का, तो हम विपक्ष में बैठेंगे। चाहो तो वो खेल कर सकते हैं, नीतीश जी को करके, चंद्रबाबू नायडू को और जो निर्दलीय लोग हैं उनको भी, मगर जनता ने फुल मैंडेट नहीं दिया है ना, हम विपक्ष में बैठेंगे। ये राजनीति करने वाली कांग्रेस अभी फिलहाल में स्थिति में है। इसके पहले जो देश में जो ये 10 साल में जो ट्रेंड आया है राजनीति का, जो तोड़फोड़ वाली राजनीति का, गुजराती लॉबी वाला, हाँ बिल्कुल, वो पूरा बिजनेस जैसा व्यापारी की, क्योंकि ईडी सीबीआई इनको दबाव में लेके अपने गुट में लाने का, सरकार तोड़ने का, क्योंकि हाँ देखिए कितनी सारी सरकार तोड़ी है, खरीद लिए है और साथ में भी लाया है। ये सारी तोड़फोड़ की जो राजनीति की है ना, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है जी। वो राजनीति जो है कांग्रेस नहीं करना चाहती है, क्योंकि इसी के ऊपर से पता चलती है। नहीं तो जो इंडिया आघाड़ी के तमाम नेता वहाँ पर भी बहुत बहुत धुरंधर है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बुद्धिजीवी नेता है, नहीं, बहुत बुद्धिजीवी नेता है, मगर वो इस तरीके से राजनीति नहीं करना चाहते हैं, और वो देश के लिए शासन के, हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र की सभ्यता है। लोकतंत्र में आपको जितना मैंडेट दिया ना वो स्वीकार करना ही पड़ेगा। मोदी जी को 240 दिया है, 200 पार की बात कर रहे थे, 240 दिया है, तो 400 पार से 240 पे 40 दिया है, मतलब देश के लोगों ने आपको स्वीकार नहीं किया है। आपने 10 साल में बहुत काम अच्छा किया है, राम मंदिर बनाया, अभी राम मंदिर जहाँ बना है फैजाबाद, वहीं से तो सीट हार गए ना। हाँ ना, वही बोल रहा हूँ ना, बहुत अच्छा काम किया। 370 का जो कलम है कितने सालों से हम देखते आ रहे थे, उसको हटाया है, बहुत अच्छा। 370 के कलम के बावजूद कश्मीर हार गए। हाँ, कश्मीर लड़े, वो बताता हूँ ना, लड़े तो हार ही गए वाली बात होगी ना, जहाँ से लड़ने ही आपने मुनासिब नहीं समझा, लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर एक नए वीडियो में आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।